તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। कॉलेज नहीं गई तो गई कहाँ? जय श्री कृष्ण महेंद्र भाई। जय श्री कृष्ण मुकेश भाई। मुकेश भाई, आपने हमारी स्वाति को सुबह सुबह कॉलेज जाते देखा था? नहीं तो रोज जाती है तब मुझे जय श्री कृष्ण बोलती है वो, लेकिन आज मैंने स्वाति को जाते हुए नहीं देखा। महेंद्र भाई शू आज शू है? वो सुबह कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसकी सहेलियां कह रही है कि वो आज कॉलेज आई नहीं थी। महेंद्र भाई हमारी बात सांभो तो। हाँ महेंद्र भाई, थोड़ी देर पहले यहाँ पे अनिल भाई आकर गए। अनिल भाई? अनिल राजवी। हाँ हाँ। वो आपकी माफक सेम टू सेम सवाल पूछ रहे थे अपने लड़के मयूर के बारे में, कि तुमने सुबह कॉलेज जाते हुए उसे देखा कि नहीं। मैंने बोला नहीं। मतलब अनिल राजवी का मयूर भी कॉलेज नहीं पहुंचा है? उसका भी फोन बंद आ रहा है। अनिल भाई मयूर के सब दोस्तों को फोन कर चुके, घर जा चुके, लेकिन मयूर कहीं पे भी नहीं मिला। मैं मयूर राजवी और स्वाति का सौरा, हम दोनों जात पात नहीं मानते। हम जानते हैं हम दोनों के घर वाले नाराज होंगे, कभी रजामंदी नहीं देंगे, इसलिए हमने उनकी राय की परवाह ही नहीं की, उन्हें ना कहने का मौका ही नहीं दिया। अनिल भाई, हमारी स्वाति ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ हुआ है ना तो वो मयूर और स्वाति के मेलझोल से ही हुआ होगा। सही कह रहे हो आप, लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ है तो हमें इसे बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि बात तो आगे बढ़ नहीं सकती। हाँ हाँ अनिल भाई, आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। देखो महेंद्र भाई, पुलिस के पास तो हम जाना नहीं चाहते। बेकार में खानदान और बिरादरी के ऊपर कीचड़ उछलेगा। हाँ हाँ अनिल भाई, हमारी बिरादरी में भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। तो मिलकर ढूंढते हैं उन दोनों को। आप अपने सगे संबंधी को खबर कीजिए, मैं भी अपने लोगों से बात करता हूँ। अब उन्होंने गलती की है तो सुधारनी तो पड़ेगी, इससे पहले कि देर हो जाए। मैंने और स्वाति ने ये प्लान कोई आजकल में नहीं बनाया। हफ्ते नहीं, महीने नहीं, सालों पहले से तैयारियां चल रही थी हमारी। स्कूल में थे जब हमारी फ्रेंडशिप हुई, अच्छी फ्रेंडशिप, फिर अच्छे फ्रेंड से बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। एक दूसरे के साथ होते तो बहुत अच्छा लगता, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं था कि स्वाति या मुझे जात पात की खबर नहीं थी। मैं फॉरवर्ड से था और वो बैकवर्ड से। हमें पता था कि पकड़े गए तो कितना बवाल होगा, लेकिन हमें प्यार हो गया और इसलिए हमने इतने साल इस प्यार को बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा। कौन सा कॉलेज? जिस हिसाब से हम दोनों को मार्क्स मिले उस हिसाब से हम दोनों को चित्रार्थ कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाना चाहिए। ये ले तेरा फॉर्म। हम वही मिलते जहां किसी को हम पर शक हो ही नहीं सकता था। हम ये कतई नहीं चाहते थे कि बेवक्त हमारा भांडा फूटे। हमने सालों की पॉकेट मनी बचा बचा कर इस दिन का वेट किया था जब हम फाइनल कदम लेने वाले थे। हर एक किसी को कुछ पता नहीं है कि साथ में भागे वागे हैं या कोई और लफड़ा है, लेकिन मयूर के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। अरे घर से चोरी वोरी किया होगा तो कितने दिन चलेंगे। तुम्हारे पास पहुंचे ना तो तुरंत खबर करना मेरे को। अगर मयूर आपके वहाँ आए या आपको फोन वोन करे तो आप उसके साथ प्यार से बात करना। हाँ, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उससे नाराज है। मुझे भी स्वाति से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता तो है कि ऐसा ही हुआ है। देखिए, आपके यहाँ स्वाति और वो दोनों मदद मांगने के लिए आते हैं या स्वाति अकेली भी आती है, तो मेहरबानी करके आप सबसे पहले मुझे खबर करना। हाँ मम्मी, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कि स्वाति दीदी का किसी के साथ कुछ हो सकता है। और सच कहूँ तो मुझे ये मयूर वाली बात अभी भी झूठी ही लग रही है। भगवान करे तेरी बात सच। पर आकृति, अगर स्वाति मयूर के साथ नहीं भागी है तो वो किस हाल में है, कहाँ है?
સૌથી પહેલાં તો આપણે અરજી કરવી પડશે, उसके बाद डेट मिलेगी, तब जाकर मैरिज रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट मिलेगा। वांदो नहीं सर, हम लोग वेट करेंगे ना। कितना वेट करना होगा? 1 घंटे 2 घंटे? कम से कम 4 हफ्ते। वकील साहब, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन आजकल में तो नहीं होगा। क्या है, 4 हफ्ते की जगह हम लोग 4-5 दिन में हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एप्लीकेशन बैक डेट की करनी होगी। तो प्लीज कर दीजिए ना। એના માટે અરજી પર વજન રાખવું પડે, એપ્लीकेशन थोड़ी भारी करनी होगी। हाँ तो कर दीजिए। हाँ कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग ये फॉर्म फिलअप करो, ठीक है? यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है ना, वो सब ओरिजिनल और जेरोक्स लाए हो ना? हाँ। तो सबकी एक जेरोक्स कॉपी लगा लो और नीचे साइन कर दो। हो गया? शाबाश। ये क्या, तुम लोग अभी 18 साल के भी नहीं हुए हो? सर, हम दोनों का 18वां साल चल रहा है। लेकिन ये सब कोर्ट में नहीं चलेगा ना बेटा। 8 महीने में मेरे और 6 महीने में मयूर के भी 18 साल पूरे हो जाएंगे। हाँ। तुम्हारे पेपर्स के हिसाब से तो तुम्हारे जन्म का साल 1998 लिखा है। मतलब तुम लोग तो अभी 17 साल के हो, बालिग नहीं हुए हो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, समझा? सर, हम दोनों के 17 साल पूरे हो चुके हैं और 18वां रनिंग है ना। तुम्हें तो अभी 3.5 साल और रनिंग करनी पड़ेगी। क्या 3.5 क्यों? वो क्या है, शादी करने के लिए लड़की की उम्र मिनिमम 18 साल पूरी होनी चाहिए और लड़के की उम्र मिनिमम 21 साल पूरी होनी चाहिए। ये सब रनिंग वनिंग यहाँ पर नहीं चलता। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। देखिए, हमें लगन तो करना ही है। हाँ सर, प्लीज कुछ कीजिए ना। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। लेकिन सर, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तो बदल ही सकता है ना। डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई ना, तो सारे का सारा डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो जाएगा और तुम लोगों के लगन का रजिस्ट्रेशन भी फर्जी हो जाएगा। देखो भाई, अब तुम लोग यहाँ सीधे 3.5 साल के बाद आना। मयूर जब 21 साल का हो जाएगा तब, उसके पहले अगर कुछ किया सब गैर कानूनी होगा, बुरे फंसोगे तुम लोग और तुम्हारे 18 साल पे बालिग माने जाते हैं और 18 साल पे हम वोट भी तो कर सकते हैं। मयूर, हमें पहले देख लेना चाहिए था। ये एडवोकेट भी ना साला डरपोक निकला। मैं ना एक काम करता हूँ, किसी अच्छे वाले को पकड़ता हूँ, ठीक है? अगर हम डॉक्यूमेंट में चेंज कर दे तो? यार, हाँ, तुम 97 से 95 बॉन्ड हो जाओगे और मैं 98 से 97। लेकिन कौन करके देगा हमें? हम खुद करें तो? यार, खुद? हाँ, असली पेपर में खुद चेंज कर लेते हैं और उसकी फोटोकॉपी ले लेते हैं। अच्छी तरीके से करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे में 98 से 95 और मेरी में ये हमारी स्वाति। अरे बेस थे बेटा, बेस। हमारी स्वाति कॉलेज के पहले साल में पढ़ती थी। महेंद्र भाई, आपकी दिकरी स्वाति हमें पसंद है, लेकिन हम चंद्रेश से पूछ लेते हैं कि उसका क्या ख्याल है। चंद्रेश कुमार, आपको स्वाति से अकेले में कुछ बात करनी है तो जा सकते हैं। अगर स्वाति को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं बात करना चाहूँगा। अरे चंद्रेश कुमार, उसमें स्वाति को क्या आपत्ति होगी? जा बेटा जा, बात कर ले। जा जा। स्वाति उभी रहे, बोल, क्या बका था तूने चंद्रेश के सामने? खाए नहीं मम्मी। तो फिर उन लोगों को पता कैसे चला कि तू मयूर के साथ भागी थी? पापा, मने नहीं थी खबर। सब पक्का हो गया था, सगाई की तारीख भी तय हो गई थी, फिर अचानक उन लोगों ने रिश्ता वापस ले लिया। पापा, मैंने चंद्रेश से बस एक ही बार बात की थी, जब वो देखने आए थे। बाकी अगर मैं तब कुछ कहती तो क्या वो हाँ कहते, सगाई की तारीख तय करते? समझो कि मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। नाम जानना जरूरी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। ये जो लड़की है स्वाति कसोरा, जिसके आपके बेटे चंद्रेश के साथ सगाई पक्की हुई है,
वो लड़की कुछ महीने पहले अपने घर से भाग गई थी एक लड़के के साथ लगन करने के लिए। 5 दिन तक वो लोग होटल में भी रुके और उसके बाद पकड़े भी गए। लड़का राजवी था, मयूर राजवी। શું થયું? इस परिवार ने भी मना कर दिया रिश्ते से? स्वाति ने हरकत ही ऐसी की है। जहां भी बात चलाता हूं वो लोग भी 4 लोगों से बात कर लेते हैं और बात में से बात तो निकलेगी। 5 लड़के निकल गए हाथ से। पता नहीं कैसे होगा स्वाति का लगन। और फिर आकृति भी तो बाकी है। हमें पोरबंदर से बाहर का लड़का ढूंढना होगा जहां स्वाति की ऐसी ऊंची हरकत के बारे में किसी को पता ही ना हो या पता लगाना मुश्किल हो। मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हो रहा था कि मेरा रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था, पर जिसके संग मेरा दिल का रिश्ता था, क्या कभी वो लगन का रिश्ता बन पाएगा, ये मुझे नहीं पता था। मयूर के साथ भागकर बीच रास्ते में पकड़े जाने के पूरे 1.5 साल बाद मेरी तकदीर के रास्ते ने एक नया मोड़ लिया। जाने के पूरे 1.5 साल बाद मेरी तकदीर के रास्ते ने एक नया मोड़ लिया। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रकाश भाई, કેમ છો सुमित्रा સુમિત્રા बेन, आओ अजय कुमार आओ। बराबर पहुंची गया ने? सफर तो एकदम अच्छा रहा, रास्ता भी इतना मस्त है, मालूम ही नहीं पड़ा कब गांव आया आपका। 2 साल से हमारा अजय जूनागढ़ के एक होटल में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि मांगरोड वापस आ जाए, पर ये तो जूनागढ़ में ही जम गया है। सुमित्रा बेन, प्रकाश भाई, अजय कुमार और स्वाति जहां रहे बस एक दूसरे को खुश रखे बस। आज तो आखिर जिंदगी तो उन्हें ही साथ में बितानी है ना। अजय जी। तुमको कुछ बात करनी है स्वाति से? हाँ अजय कुमार, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए आप। वैसे बड़ा होटल नहीं है, छोटा ही है और मैं भी अभी असिस्टेंट मैनेजर ही हूँ, पर आगे जाके प्रमोशन वमोशन मिलनी चाहिए, मतलब मिलेगी। तुमने फर्स्ट ईयर बीकॉम किया है? हाँ। कंप्लीट नहीं किया? वो मन नहीं किया। वो हर दूसरे हफ्ते ना मेरी नाइट ड्यूटी लगती है, पर मैं मैनेजर से बात कर लूंगा कि मेरी 6 महीने तक कोई नाइट ड्यूटी ना लगे। बड़ा खड़ूस है, 3 में मान जाएगा। स्वाति, मेरी मम्मी पापा को तुम पसंद हो और मुझे भी। तुम्हारी क्या मर्जी है, मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बता दो मुझे, चलेगा मुझे। है जिंदगी की बात है, पूरी जिंदगी की। सुना अल्पा, अजय के माँ बाप ने हाँ बोला है। अगले हफ्ते सगाई और मई महीने में तो लगन लेने की बात कर रहे हैं। आखिर सुन ले नरवाई माँ ने हमारी। दिन पहले सगाई तय हुई और आज वो भी गई। मुझे लगता है हमारी तकदीर पर से काले बादल हट गए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके। महेंद्र भाई, वो होता ना अफेयर, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, तो बात समझ में आती। जमाना ऐसा है। आपकी लड़की 5 दिन तक वो होटल में थी उस लड़के के साथ में। अरे हाँ, आप लोग बोल रहे हैं लगन नहीं हुए, पर उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, इसकी क्या खातिर है? ना ना सुमित्रा बेन, हमारी स्वाति लगन से पहले ऐसा कुछ और ये तो उसको बिल्कुल सही समय पे घर वापस भी ले आए थे। हाँ, आप गए थे वहां 5 दिन रुकने, ये देखने की क्या हुआ है क्या नहीं। बहुत कुछ हुआ होगा महेंद्र भाई। जवान लड़का लड़की, बचपन का प्यार, होटल के रूम में एक साथ, और कुछ नहीं हुआ उनके बीच। इतना तो हमको मूर्ख मत समझो आप। देखिए, बात को 1.5 साल हो चुका है और हमारी स्वाति को बहुत पछतावा है इस बात का, दिल से। हमें जिंदगी भर का पछतावा नहीं चाहिए।
महेंद्र भाई, हमने अजय को सब कुछ बोल दिया है। अभी वो आएगा, आप आपका अंगूठी वापस लेके जाओ। અને અલ્પાબેન 100 વાતની એક વાત, જૂની વાત है पर आज भी लागू होती है। बंद मुट्ठी लाखની અને ખુલી જાય તો ખાખની। अरे आप लोग जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अजय, अंगूठी वापस कर दे। पापा अंगूठी वापस कर दे। नहीं नहीं अजय, देखिए सुमित्रा बेन, प्रकाश भाई, मेरी कोई खास ऐसी हैसियत तो है नहीं। आप लोग जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। अजय कुमार, आपको जो चाहिए मुझे कहिए, मैं दूंगा। ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय स्वाति के। पापा, मम्मी, जो हुआ वो अतीत था। मुझे स्वाति पसंद है, मुझे स्वाति से लगन करना है। पापा क्या कर रहे हो? हमारे साथ धोखा हुआ है, इसीलिए महेंद्र भाई ने जोर दिया कि वो मांगरोड़ आएंगे स्वाति को लेके। 5 दिन तक वो लड़की किसी के साथ होटल में थी, कुंवारी नहीं है वो। चल सर, कुंवारा पढ़ना नियत का प्रमाण है ना चरित्र का। पापा बेटा, ऐसी बच्चलन लड़की के भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? मुझ पे तो भरोसा है ना मम्मी। तुम्हारी बात नहीं है अजय। पापा ये सिर्फ मेरी और मेरी तो बात है। आप दोनों ने स्वाति को पसंद किया, मुझे मिलवाया, मैंने बात की उससे, मुझे पसंद आई। इतने महीनों से बात हो रही है, प्यार हो गया है, जिंदगी साथ बिताने का प्लान बन गया है, और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे पे भरोसा हो गया है। उस भरोसे के भरोसे मान जाइए प्लीज। लगन तब का ही रखिए जब की तय हुई है, प्लीज पापा। महेंद्र भाई, हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। लगन उसी तारीख को होगा। आभार। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। आभार। सुखी रहो बेटा। अजय कुमार, नरवाई माता की कृपा से आप हमारी जिंदगी में आए हो। स्वाति, बेटा अजय कुमार का ख्याल रखना। देखो, कोई भी शिकायत का मौका मत देना। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आखिरकार देर आए दुरुस्त है। नरवाई माता की कृपा से आगे भी सब दुरुस्त रहेगा। बस नरवाई माता हमारी स्वाति के साथ आगे भी सब अच्छा ही करे। स्वाति, 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 નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે।
નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. जय श्री कृष्ण अजय कुमार. हाँ पप्पा, स्वाति पोरबंदर आई है क्या? नहीं तो, लेकिन ऐसे कैसे आएगी आपको बताए बिना? कल रात ड्यूटी से घर लौटा तब भी घर पर नहीं थी. पूरी रात फोन ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा है. मैंने पापा को मंगलोर में ट्राई भी किया, वहां भी नहीं गई है. नहीं, ऐसे कैसे रात भर से गायब है? उसने आपको कुछ तो बोला होगा ना? नहीं पप्पा, कल सुबह उसने मुझे टिफिन दिया और मैं काम पर चले गया. तब तो सब रोज जैसा था. पप्पा मुझे टेंशन हो रही है. તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. अभी भी फोन बंद आ रहा है. अरे पर ऐसे कैसे कहीं चली गई, वो भी बिना अजय कुमार को बताए? सौरभ, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं. अरे पर जा कहाँ रहे हैं आप? सर, हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है. मैंने हर जगह ढूंढा जहाँ स्वाति हो सकती थी, पर स्वाति कहीं नहीं मिली. रिश्ते कैसे थे तुम दोनों के बीच? कोई झगड़ा, मारपीट? नहीं सर, बोला ना अभी 1 ही महीना हुआ है शादी को. वैसे सुहागरात में भी मारपीट करने वाले देखे हैं हमने. सर, हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे, आपसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हम पता करते हैं स्वाति का मोबाइल कहाँ स्विच ऑफ हुआ था, उससे एक अंदाजा मिल सकता है कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है. तब तक इंतजार करो. सर, कल रात से घर नहीं लौटी है, कुछ बता कर नहीं गई. ऐसा क्यों करेगी स्वाति? ये इस वक्त हम तो नहीं बता सकते, तुम बताओ. फिर से पूछ रहा हूं, क्या कोई वजह थी स्वाति के पास तुम्हें छोड़कर जाने की? कोई अनबन थी तुम दोनों के बीच? नहीं सर. अनिल भाई, अनिल भाई, जय श्री कृष्ण अनिल भाई. जय श्री कृष्णा. શું કામ છે મહેન્દ્રભાઈ? आपका मयूर कहाँ है? है जहाँ उसे होना चाहिए. તમને શું કામ છે એનો? देखिए अनिल भाई, 1 महीने पहले हमारी स्वाति का लगन हो गया अजय नाम के लड़के के साथ. वो जूनागढ़ में उसके पति के साथ रहती है. हाँ सुना था हमने, पर શું વાત છે? भारती बेन, कल से हमारी स्वाति गायब है. हाँ तो इस बात का हमारे बेटे से क्या लेना देना? वो है राजकोट में अपने मामा के पास. भगवान करे मेरा शक गलत निकले, लेकिन अचानक स्वाति गायब हो गई है. मुझे डर है कहीं. देखो महेंद्र भाई, मेरा बेटा राजकोट में है, अपना काम कर रहा है. कल रात ही मेरी बात हुई है उससे. एक बार मयूर को फोन कीजिए ना. हमारी स्वाति कहीं उसके पास तो नहीं आई है? हमसे छिपके हमारी पीठ पीछे शायद संपर्क में रहे हो. फोन, इंटरनेट सब निकला है ना आजकल. हमारा बेटा कहीं गायब वायब नहीं हुआ, समझे आप? मानता हूं गलती मेरी बेटी की होगी. एक बार मयूर को फोन कीजिए ना. देखिए, मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, एक बार. हेलो मयूर, क्या है तू? फैक्ट्री के बाहर आया हूँ, चाय पी रहा हूँ. क्यों? तुझे तेरी मम्मी की कसम, सच बता, स्वाति तेरे पास आई है? मम्मी ने बताया था कि स्वाति का लगन हो गया. अब भला वो मेरे पास क्यों आने लगे पापा? 1.5 साल में एक SMS तक नहीं किया उसको. तो अभी फैक्ट्री से रजा लेके तुरंत पोरबंदर आ जा. पोरबंदर? लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ. ओ भाई, तुम्हारी चाय रेडी है. महेंद्र भाई, मेरी मयूर के मामा से भी बात हो गई. स्वाति वहां नहीं गई है. फिर भी मैंने मयूर को यहाँ बुलाया है. सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. छू, एक बार स्वाति को छोड़ दिया, उसके बाद हमारा मयूर कितना सुधर गया है हम ही जानते हैं ना. हाँ, और अब तो स्वाति का लगन भी हो गया है ना, तो कुछ भी सोचने करने का तो सवाल ही नहीं है. फिर भी मयूर आ जाए तो मुझे खबर कर देना. अजय, तुम्हारी वाइफ स्वाति का फोन कल रात यानी कि 18 जून को यहीं जूनागढ़ में स्विच ऑफ हुआ, मजेवाड़ी सेलफोन टावर की रेंज में. कल पूरे दिन ना स्वाति ने किसी को कॉल किया और ना ही उसे कोई कॉल आया. तो सर, इस वक्त स्वाति कहाँ है? तलाश जारी. स्वाति की डिटेल्स और फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी गई हैं. अजय देखो, अगर तुम वाकई में अपनी पत्नी को ढूंढना चाहते हो तो हमसे कुछ मत छुपाओ. सर, मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा?
मैंने कुछ नहीं किया स्वाति के साथ। शायद स्वाति ने कुछ किया। देखो, तुम दोनों की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और वो इस तरह बिना बताए तुम्हें छोड़कर भाग गई। हो सकता है शादी से पहले उसका किसी के साथ कोई अफेयर रहा हो, शायद उसी प्रेमी के साथ वो भाग गई। बेटा, मैं तो तुझे पहले से ही कह रहा था, पर तू भरोसा कर रहा था। मैं तो लिख के देती हूँ कि जरूर वो अपने बचपन के आशिक के साथ भागी है स्वाति। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मयूर तो इस वक्त पोरबंदर में। स्वाति के पापा ने उससे भी बात की। नहीं, ना तो स्वाति मेरे पास आई और ना ही हम टच में रहे। आप लोगों ने ऐसा होने ही कहाँ दिया। सुन लिया महेंद्र भाई, हो गई तसल्ली। आपकी बेटी किसी ऐसे के साथ भागी होगी जिसे आप नहीं जानते और उसका पति भी नहीं जानता। एक अफेयर था स्वाति का। मयूर नाम का लड़का था उसकी लाइफ में। पर सर, स्वाति उसके साथ भागी नहीं है, मैंने पता लगाया। कोई और? नहीं सर, स्वाति मुझसे प्यार करती है। वो ऐसा घर छोड़ के भागेगी नहीं। सर, मुझे डर है उसके साथ कुछ हुआ है। आप प्लीज जल्दी ढूंढिए उसे। ठीक है अजय, हम स्वाति को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अजय, हम स्वाति के कॉल रिकॉर्ड्स डिटेल में चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि उसके साथ कौन कौन टच में था। सर, स्वाति किसी मुसीबत या खतरे में हो सकती है। तो हम स्वाति को उस मुसीबत से निकाल लिए। वैसे स्वाति को किसी से कोई खतरा था? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी ने कोई धमकी दी हो? मयूर, तू सच तो बोल रहा है ना स्वाति के बारे में? झूठ क्यों बोलूंगा पापा? हाँ, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने स्वाति के बारे में ना सोचा हूं। और हमेशा इच्छा करता हूँ स्वाति मेरे पास आकर रहे, हम साथ में रहे। लेकिन आप सभी प्यार के दुश्मनों ने। बताइए ना पापा, क्या कहा जीजा जी ने? पापा, मैंने कितनी बार कहा है कि स्वाति मेरे पास आई ही नहीं है। अब बार बार क्यों एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं? अभी तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा, लेकिन शायद फिर पुलिस पूछेगी, क्योंकि पुलिस ने तेरा नंबर और एड्रेस लिया है मुझसे। वो लोग फोन करेंगे तुझे। पापा, शू चाली रहे हो छाबदू? क्यों मुझे बार बार इस मामले में घसीटा जा रहे हैं? पुलिस को स्वाति की लाश मिली है मोरबी से। उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? स्वाति ने आत्महत्या? पापा, आपने सही तो सुना है ना? ये क्या कह रहे हैं आप पापा? सच सच बता मयूर, तुझे पता है कि स्वाति वहां मोरबी कैसे पहुंची? नहीं पापा, हम दोनों के अलग होने के बाद सर्विस प्रोवाइडर से जल्दी आनी चाहिए। कॉल लिस्ट पूरी खाली, शायद कॉल डिलीट की गई होंगी, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो इससे तो यही लगता है कि ये फोन शायद इस केस से कनेक्टेड है। तो सर, फोन झाड़ियों में क्यों फेंकते हैं? सिम और इंस्ट्रूमेंट दोनों सबूत हुए ना। जी सर, मेरी पत्नी स्वाति। स्वाति यहाँ जूनागढ़ से मोरबी क्यों गई होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्वाति का मोरबी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मोबाइल स्वाति का? नहीं सर। 18 जून को स्वाति ने कहीं जाने की बात कही थी? उस दिन कुछ भी अटपटा लगा? कुछ भी? जी नहीं सर, रोज जैसा दिन था। पूरी कोशिश की गई थी। स्वाति 1.5 साल पहले उस मयूर राजवी के साथ भाग गई थी। और ये आपको कैसे पता चला? किसी ने फोन किया था हमें। किसी? नाम नहीं बोला, लेकिन जो बोला वो सच बोला। हमने अजय को इतना समझाया, लेकिन एक न मानी इसने। मार लिया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। लेकिन साहब, हमें तो डर था कि जो लड़की एक बार बगावत कर चुकी है, उसके लिए दूसरी बार करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति और मयूर तो मौका देख रहे थे और ये लगन उनके लिए एक मौका था। आपका कहना है कि स्वाति मयूर के साथ भागी होगी, जबकि स्वाति का कत्ल सामूहिक बलात्कार के बाद हुआ। आपको लगता है ये सब कुछ मयूर का क्या धरा है? हम मयूर को नहीं जानते, तो पता नहीं वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सर, स्वाति घर से भाग नहीं सकती।
वो मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। इस 1 महीने में मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे अलावा किसी और से प्यार करती। और वो मयूर, स्वाति की लाइफ में उसके कोई मायने नहीं थे। ये बात मैंने स्वाति से साफ साफ पूछी थी जब सगाई के बाद मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला। स्वाति, मुझे अब भी तुमसे लगन करने में कोई ऐतराज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि क्या तुम सच में मुझसे लगन करना चाहती हो, या अभी भी तुम्हारे दिल में मयूर के लिए कोई फीलिंग्स है और तुम उसके साथ रहना चाहती हो? स्वाति, दिल में जो भी है मुझे बता दो साफ साफ। मयूर मेरा गुजरा हुआ कल है, अतीत। और क्या कह सकती हूँ? तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ लगन करना चाहती हो, और ये कोई तीसरा था जिसने हरकत की है ताकि हमारा लगन ना हो पाए। स्वाति से बात करने के बाद ही मैंने फैसला लिया, जब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि स्वाति मयूर को भुला चुकी। तुम्हें यकीन था तो वो घर छोड़कर क्यों भाग गई और ये सब हो गया? मुझे नहीं पता पापा। मुझे पता है। पर मुझे लगता है कि स्वाति को ये लगन करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवाया। इस सब में मेरा बेटा तो फंस गया ना। आप ही बताओ साहब, कौन सी शादीशुदा लड़की ऐसे घर छोड़ के भाग जाती है? जरूर उसका कोई प्रेमी होगा, और मयूर के अलावा और कौन हो सकता है? ये है जूनागढ़। यहाँ स्वाति थी अपने पति अजय के साथ, और यह राजकोट, यहाँ तुम थे 103 किलोमीटर की दूरी पर, करीब 2 घंटे के रास्ते पर। और यह है मोरबी, यहाँ पर स्वाति की लाश मिली 63 किलोमीटर की दूरी, राजकोट से करीब 1.5 घंटे का रास्ता। प्लान क्या था? गड़बड़ कहाँ हुई? क्यों मरवाया स्वाति को? और मरवाने से पहले गैंग रेप क्यों? क्या सोचा था? स्वाति की लाश को पेड़ पर लटका कर तुम मर्डर को सुसाइड साबित कर दोगे? किस बात की सजा दी? और सजा देने के लिए मोरबी क्यों चुना? आप किलोमीटर में दूरियां गिनवा रहे हैं शहरों के बीच। मैं और स्वाति बचपन से ही एक थे। 1 मिलीमीटर की भी दूरी नहीं थी हमारे दिलों के बीच में। हाँ, लेकिन एक दीवार जरूर थी, ये जात पात की, जिसने खींच के अलग किया। पर अलग होने के बावजूद भी तुम दोनों टच में थे। कैसे सर, कैसे? उसको घर में कैद करके रखा था और मुझे राजकोट भेज दिया गया। इतना मारा, इतना पीटा, हम दोनों को एक दूसरे का नाम लेने की भी मनाई थी। जान से मारने की धमकियां दी गई थी सर। धमकियां काम कर गई? बुला दिया तुम दोनों ने एक दूसरे को? सर सच कहूं तो स्वाति के प्यार को कभी भुला ही नहीं पाया, और मुझे मालूम है स्वाति भी नहीं भुला पाती, लेकिन उसके मुंह से कभी मैं ये बात सुन ही नहीं पाया। स्वाति का लगन करा दिया गया सर। 1.5 साल पहले मैं और स्वाति लगन करने के लिए भागे थे। हम सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर पाए क्योंकि हम नाबालिग थे। किसी ने हमारी मदद नहीं की सर, किसी ने नहीं। और आप कह रहे हैं कि मैंने उसे मार डाला। क्या मिलता सर ऐसा करके? स्वाति मिलती क्या वापस? क्या वो मेरे पास चली आती क्या? तो तुम दोनों टच में नहीं थे? स्वाति तुम्हारे पास नहीं आई थी? काश वो मेरे पास आती, काश हम अपने परिवार से लड़ पाते, जो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रह पाते। प्लीज बताइए सर, किसने किया स्वाति के साथ ऐसा? क्या हुआ था उसके साथ? झूठ बोल रहा है ये मयूर राजवी। उसी ने किया ही ये सब, अकेले या उसके बाप की मदद से। मुझे 100% यकीन है मैडम। मैं मानता हूं मेरी बेटी की गलती है जो इस तरह अपने पति का घर छोड़ के चली गई। सच्ची बात तो ये है मैडम, क्या हमारी स्वाति को अपना भला बुरा कभी समझ में नहीं आया। स्वाति मयूर के साथ शादी के बाद भी संपर्क में थी? पता नहीं मैडम। स्वाति के पकड़े जाने के बाद 8-9 महीने तक मैंने उसे फोन भी नहीं दिया था, जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि मयूर का भूत स्वाति के सर से उतर गया। उसका लगन बड़ी मुश्किल से हुआ मैडम। जहां भी रिश्ता होता टूट जाता। तब मुझे मयूर पर शक तो गया था कि कहीं मयूर तो लड़के वालों को फोन नहीं कर रहा है। कोई सबूत था आप लोगों के पास? ना मैडम, स्वाति और मयूर ने जो कुछ भी किया वो तो सबको पता था। हम बस इतना नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ये मयूर हमारी बच्ची की जिंदगी के साथ खेल रहा था या सचमुच बात सबको पता चल रही थी। देखिए महेंद्र जी, अल्पा जी, हमें मयूर पे तो शक है ही, लेकिन हमें शक अजय पर भी है।
देखिए, आप लोग इस तरह से चौंकिए मत। प्यार और नफरत में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही स्वाति का इस तरह से अचानक से गायब होना अजय को भी हमारे शक के दायरे में लाता है। लेकिन मैडम, अजय कुमार स्वाति को क्यों मारेंगे, और वो भी इतनी भयंकर तरीके से? शायद अजय ने ये काम किसी को सौंप दिया हो। शायद मर्डर को आत्महत्या का रंग देने के लिए ये सब किया गया। ये कब हुआ? स्वाति ने तो 18 जून को जूनागढ़ छोड़ा था। सर, डेयरी वाले शांतिलाल ने हमारी खबरी से कहा कि स्वाति 21 जून को उसके पास आई थी। हाँ, यही लड़की थी। यही बात आपके खबरी को मैंने बताई थी। अकेली थी ये लड़की? जी हाँ, एक छोटा सा बैग था साथ में। काका, कोई भी काम चलेगा। कहाँ से हो बेटा? अब यही मोरबी की हूँ, कोई काम मिलेगा? बेटा, तुम्हारे लायक कोई काम मेरे यहाँ है या नहीं पता नहीं। भाग आई हो क्या? नहीं काका, मैं तो बस यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। कोई भी काम चलेगा। कहाँ रहती हो? घर नहीं है मेरा काका। काम के साथ सोने की जगह भी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। शाम को आ, मैं सोच के रखता हूँ तेरे लिए कोई काम है तो। ठीक है काका, आप जो भी काम देंगे मैं करूँगी, बस काम चाहिए। उभरे बेटा, ये पैसे रख, खाना खा लेना। नहीं काका, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बस काम चाहिए। पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी काम कर लूँगी। ठीक है बेटा, शाम को आना। लेकिन शाम को नहीं आई, अच्छे घर की लग रही थी। जूनागढ़ से थी, शादीशुदा। सुना, सब सुना। काश उस दिन मैंने उसे काम दे दिया होता, रहने की जगह भी दे दी होती ना, तो ये सब नहीं होता उसके साथ। सर, हमारे खबरी पूरे मोरबी में लगे हुए हैं, और स्वाति के लाश के पास जो फोन मिला था उसके भी रिकॉर्ड जल्द आने चाहिए। फिलहाल तो यही लग रहा है कि स्वाति अपनी मर्जी से अपने पति अजय के घर से निकली थी। तो क्या इसी वजह से किसी को उसके पीछे भेजा गया था, उसे खत्म करने के लिए? सर, स्वाति के पिता महेंद्र, उसका पति अजय, उसका एक्स-लेवर मयूर और उसके पिता अनिल राजवी के फोन रिकॉर्ड स्कैन। किसी ने भी मोरबी में किसी को कॉल नहीं किया था, और ना ही कोई ऐसा कॉल है जो सुपारी मार्केट से जुड़ा हुआ हो। क्या मयूर के अलावा कोई और भी था? स्वाति के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ दिखा? नहीं सर, 444987 ये नंबर स्वाति को उसके फादर महेंद्र ने स्वाति और मयूर को दीव से वापस लाने के 8 महीने बाद दिया। इस नंबर से स्वाति की सिर्फ उसके माँ बाप, बहन और हस्बैंड अजय से ही बात होती है। सब मयूर और स्वाति के बीच में कोई भी कॉल फीचर नहीं होता है। तो क्या मयूर सच कह रहा है? पिछले 1.5 साल से वाकई में उसके और स्वाति के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? हो सकता है सर, लेकिन सर मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक नंबर है पोरबंदर का, जो मयूर के राजकोट शिफ्ट हो जाने के बाद भी उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बराबर फीचर होता रहा है। किसका? सर, कोई रोहन महोदरा है। इस रोहन का स्वाति से क्या कनेक्शन है? सर, डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्वाति और मयूर के बीच पिछले 1.5 साल से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, और मयूर के कॉल रिकॉर्ड में किसी दूसरी लड़की का भी नंबर फीचर नहीं होता है। मतलब सर, अगर मयूर की लाइफ में स्वाति नहीं थी तो कोई दूसरी लड़की भी नहीं थी, लेकिन सर पिछले 1.5 साल में ये रोहन के साथ मयूर बराबर कांटेक्ट में रहा है। सर, मेरा तुक्का है, शायद फिट हो जाए। सर, शायद ये मयूर रोहन के थ्रू स्वाति के साथ टच में था। उठाओ इस रोहन, उसी से पूछते हैं। हाँ बोल रोहन। अरे तू बोल, मैं क्या बोलूं पुलिस को? मुझसे बात करना चाहती है स्वाति के मर्डर केस के बारे में। अरे पर क्यों? उन्हें कैसे शक हुआ कि तुझे कुछ पता है? अरे भाई, वो पुलिस है, उनके अपने तरीके, अपना गणित। अब तू ही पता मैं क्या बोलूं और क्या नहीं। हेलो मयूर। हाँ, राजकोट से मोरबी वाली बस में खिड़की के पास बैठी थी, यही तीसरी लाइन में। मोरबी। शकील, अगर स्वाति ने 21 जून को राजकोट से मोरबी की बस ली थी तो पूरी संभावना है कि 18 जून से 20 जून तक वो राजकोट में ही होगी। मालिक, ये पक्की खबर है कि स्वाति मयूर के मामा के घर तो नहीं गई थी। वैसे भी वहां तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो फिर कहाँ रही होगी ये 3 दिन? शकील, जैसे भी वो पता कर, राजकोट के हर लॉज, होटल, धर्मशाला, हर जगह पता कर। ये इस मयूर। तुम मयूर का दोस्त? सर, मतलब मैं दोनों का दोस्त था, लेकिन ज्यादा मयूर का था। तो जानता भी ज्यादा होगा। उन दोनों के अफेयर के बारे में तुझे पहले से पता होगा, उनके दीप भागने के पहले से। सर, मुझे कैसे पता होता कि स्वाति राजकोट आई हुई है? मेरे पापा को भी यही शक था, इसलिए उन्होंने मुझे 19 जून को पोरबंदर बुलाया। मैं गया भी था सर। 21 को राजकोट लौटा था सर, उसके बाद फैक्ट्री भी गया था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मयूर, बस बहुत हो गया, अब झूठ बोलना बंद कर। सोमनाथ में पकड़े जाने से लेकर
स्वाति के अपने पति के घर से भागने तक पूरे 1.5 साल तू और स्वाति रेगुलर टच में थे। सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत सर? मोरबी जाने से पहले स्वाति राजकोट में थी, तो जाहिर सी बात वो मयूर से ही मिलने आई होगी। और स्वाति और मयूर के बीच की कड़ी है तूने भागने में मदद की होगी, पहले से करता आया होगा। बचपन का दोस्त है ना तू। सर मैं मानता हूँ कि मुझे पहले से पता था इनके अफेयर के बारे में, और दीव भागने के प्लान के बारे में भी मैं सब जानता था सर, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा क्योंकि सर उन दोनों का प्यार एकदम सच्चा था और भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं था उनके पास। तो जब वो दूसरी बार भागे तब भी तूने मदद की? मर्डर क्यों हुआ? रेप किसने किया? अरे सर भगवान कसम, स्वाति के इस बार भागने में और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सर 1 सेकेंड। सर आकृति, स्वाति की छोटी बहन, उसके नंबर को भी स्कैन किया। 4448976656। इस नंबर से आकृति की लगातार बातचीत हो रही है पिछले 1.5 साल से। 44489766। ये मयूर का नंबर है? जी सर, राजकोट वाला। ये वही नंबर है जो राजकोट जाने के बाद उसने ये नंबर लिया। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले 1.5 साल से मयूर के इस नंबर से आकृति के नंबर पे एक भी कॉल्स नहीं हुए। तो मतलब सिर्फ स्वाति फोन करती थी मयूर को आकृति के इस नंबर से, लेकिन स्वाति के पास मयूर का ये राजकोट वाला नंबर आया कैसे होगा? अगर छोड़ा मयूर के लिए, फिर सबसे पहले राजकोट गई मयूर से मिलने के लिए, उसके बाद राजकोट से मोरबी आई। शायद ये सारा प्लान मयूर का ही होगा, और फिर बाद में मयूर ने स्वाति का कत्ल कर दिया होगा या करवा दिया होगा। मैं इस लक्ष्मण परमार को खोद निकालता हूँ, हो सकता है ये कड़ी हो मयूर और स्वाति के बीच। सर मैं डर गया था इसलिए मैंने झूठ बोला, और ये बात सच है कि मैं और स्वाति बराबर टच में थे सर। पूरी बात बता मयूर, स्वाति को तेरे राजकोट का नंबर कैसे मिला? 1.5 साल से तू और स्वाति आकृति के फोन से टच में थे ना? आकृति का तो कहना है कि उसे कुछ पता ही नहीं, या वो भी झूठ बोल रही है तेरी तरह? नहीं सर, आकृति को कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा। सर मयूर का नंबर मैंने ही स्वाति को दिया था सर। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए। बोलेगा कि तू नहीं जानता इन दोनों को, तो हम खोद के तेरे हलक में से पता लगा लेंगे तेरे पुरखों तक कि तू किस किस को जानता है। वो तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा मैडम, लेकिन ये हार्दिक गोहिल और ये कल्पना पाठक, इन दोनों को मैं नहीं जानता। कौन है ये हार्दिक गोहिल, ये कल्पना पाठक और बाकी के बचे हुए ये 3? साहब यही लोग तो आए थे हमारे घर में, अब तो साबित भी हो गया ना, फिर भी आप मुझे पे शक कर रहे हैं। 4 महीने पहले तुमने अपने भतीजे भावेश को 4 लाख रुपए दिए थे। मैंने नहीं दिए थे, वो दिलवाए थे अरविंद सेठ से। भावेश मेरा भतीजा है, धंधा करना चाहता था तो मदद की उसकी। मदद करते करते साथ साथ ये भी बता दिया कि अरविंद पारे का खजाना पड़ा तुम्हारे घर के अंदर अलमारी में। आप जिसकी कहो उसकी कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। 4 महीने पहले 4 लाख से पेट नहीं भरा तो 1 महीने पहले तूने अरविंद भाई से फिर से 2 लाख मांगे। सही है ना भावेश? सही है। पहले बट्टू काका ने इंतजाम करके दिया था, लेकिन दूसरी बार साफ मना कर दिया, बोले अरविंद सेठ से खुद मांग लो। भावेश, पैसों की बावड़ी नहीं है मेरे आंगन में कि जब दिल किया फेंक दी बाल्टी। अभी 3 महीने पहले 4 लाख दिए थे ना। आप भी धंधे वाले हो, समझो ना, धंधा अच्छा जम रहा है। अगर 2 लाख रुपए मिल जाएंगे ना तो मेरा धंधा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सेठ आपके सारे पैसे टाइम पे लौटा दूंगा। उसको तो मैं लेकर ही रहूंगा भावेश। इस वक्त हाथ थोड़ा टाइट है, दिवाली सर पर है, रोकड़ा है ही नहीं मेरे पास। ये जो तेरा भतीजा है ना, ये सही आदमी नहीं है। सिर्फ तेरे कहने पे मैंने भावेश को 4 पेटी दी। मैंने पता लगाया शेयर बाजार में सट्टेबाजी में सारा पैसा डूबा। कोई बिजनेस शुरू नहीं किया उसने। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था अरविंद सेठ। मेरी 4 तो धंस गए और ऊपर से हिम्मत जो है नहीं, और 2 लाख मांग रहा था मेरे। लेकिन साहब, भावेश इतना भी बदमाश नहीं है कि अपने ही काका के घर में ऐसे नकली छापा पड़वाए। अब किसी की शक्ल से कहाँ पता चलता है कि वो कितना बदमाश है? खुद को ही देख लो। सबका कहना है कि बटुक बड़ा सीधा है, बड़ा भोला है। हमारे सेठ भी यही कहते हैं और लगते भी हो, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है
कि अपने भतीजे भावेश के जरिए ये रेट तुमने डलवाई। ये पुलिस वाले तो पूरा शक हम पर ही कर रहे हैं। आपका और मेरा पीछा तो कर ही रहे थे, अब तो ये लोग मम्मी का भी पीछा कर रहे हैं। ये लोग तो दुकान पर भी नजर रख रहे हैं। मैंने शायद बटुक के पैसे रख के गलती कर दी। बहुत ही मोटी गलती तमें कही रही पुलिस पे कंप्लेन करके। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आ बैल और मुझे मार। एक मिनट साहब। जो एक तो ना ही मैं ये बटुक काका की टीम में हूँ और ना ही मैं अरविंद सेठ की टीम में हूँ। और ये 5 लोग कौन है, ये क्या करते हैं, मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन लेन देन तो लाखों का हुआ है भावेश, और सट्टा बाजार में लाखों सिक्कों जैसे उछलते हैं और पानी जैसे बहते हैं। अगर मेरे हाथ लाखों लग गए होते तो क्या मैं लल्लू जैसे आप लोगों के हाथ में आ जाता? अगर तू लल्लू नहीं है ना तो लल्लू हम भी नहीं है भावेश। अब सीधी तरह से बोल, अरविंद भाई ने अगर तुझे उधार नहीं दिया तो कितने लाख का कमीशन दिया इस रेट के नाटक को रचने के लिए? मतलब काश ये बात सच होती, और काश कमीशन नहीं सारा का सारा माल मेरे हाथ में लग गया होता। कम से कम ऐसे खाली हाथ आपके सामने बैठकर गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ता था कि मैं बेकसूर हूं। सारे सस्पेक्ट पर से नजर एक पल के लिए भी नहीं हटी, लेकिन शायद सबको ये बात मालूम थी कि उन पर हमारी नजर है, और शायद इसीलिए वो लोग हर कदम सोच सोच कर रख रहे थे। हाँ भाई, जरा देखो तो आप इनको जानते हैं क्या? हमें अगला सुराग जो मिला वो इन्हीं 5 लोगों में से एक के बारे में था। अरे हाँ तो राजू भाई है, राजू भाई झाला। कौन से राजू भाई? ये राजू भाई चाबी बनाता है, चाबी बनाने का काम करता है। अपनी साइकिल पे ही पूरी दुकान लेके घूमता रहे। चाबी चाबी एक पायरेटेड डीवीडी बेचने वाला, एक सेकंड हैंड कपड़े बेचने वाली, और ये एक चाबी बनाने वाला। ये बाकी दोनों भी कुछ ना कुछ बेचते होंगे सड़क पर, या फिर कारीगर होंगे। बिल्कुल साहब, कोई हिस्ट्री नहीं, मतलब इसी एक काम के लिए तो ये गैंग बनाई होगी, पूरी ट्रेनिंग की होगी। बस इतना है, उन्हें किसी अंदर वाले ने टिप दी होगी कि बटुक भाई के घर के कपाट के अंदर माल है। और जिसका ये दोनों अंदर वाले अरविंद पारिक और बटुक परमार धड़ल्ले से इनकार कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं क्राइम ब्रांच से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रुचिका ठक्कर बोल रही हूँ। क्या काम है मैडम? पहले नाम तो बोल अपना, फिर मैं काम बोलती हूँ। हितेश। भावेश परमार को कैसे जानता है तू? मेरा मोटा भाई है। काम क्या करता है तू? अरे मैडम, आपने तो इंटरव्यू शुरू कर दिया, नाम बोला, अभी काम बोलो ने। सीधे आभानगर क्राइम ब्रांच ऑफिस आ जा, अभी की अभी। आधा घंटा देती हूँ तुझे। फिलहाल काम ढूंढने का काम कर रहा हूँ मैडम। मतलब बेरोजगार है? फिर तो पैसों की कमी भी होगी। कहीं आप बट्टू काका के घर पे हुई चोरी में मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं ना? ऐसा कोई कारण है कि मैं तुझ पे शक ना करूं? अरे क्या मैडम, खबर मिलते ही होश उड़ गए थे मेरे कि बट्टू काका के पास इतने पैसे थे। चला हमको ही कुछ दे दिया होता ने, ऐसा लुटाने के बजाय। वो पैसे तेरे बट्टू काका के नहीं थे? हाँ, खबर पड़ी मन ने, वो अरविंद सेठ के पैसे थे। तुझे कैसे पता? भावेश ने बताया मुझे। मतलब तुझे पहले से नहीं पता था कि उस कबर्ड में पैसे हैं? अरे मैडम, अभी तो बताया ने, भावेश ने बताया तब जाकर मुझे पता चला। उसके पहले ये कबर्ड और उसके अंदर के पैसे, इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था मुझे। यकीन कीजिए। यकीन करना तेरा थोड़ा मुश्किल है। शायद तू भी तेरे भावेश भाई के साथ मिलकर इन सब प्लान में शामिल हुआ। मेरा दूर दूर से इस सब से कोई वास्ता नहीं है, ना ही मेरा ना मेरे भाई का। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तेरा भावेश भाई इन सब में शामिल नहीं है? अरे मोटा भाई है मेरा। हाँ मानता हूँ बिजनेस में थोड़ा डाउन चल रहा है, और इसका मतलब ये थोड़ी ना क्रिमिनल है। 25 अक्टूबर को तू क्या कर रहा था? घर पे, बाहर था, याद नहीं है। तेरे जैसे 1.5 शाणों को जब हम उल्टा लटकाते हैं ना, तो पिछला जन्म भी याद आ जाता है। हाँ तो लटकाओ ने मैडम, मुझे भी तो खबर पड़े पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जो इस जन्म में पनौती चल रही है। बारी बारी से इस हितेश की एक एक मूवमेंट पे नजर रखो, और एक एक घंटे की रिपोर्ट लाके मुझे दो। जी मैडम। शाना है, थोड़ा समझदारी से, 1 सेकंड के लिए भी नजर से ओझल ना हो पाए। भावेश और हितेश,
तुम्हारे चचेरे भाई कैसे रिश्ते हैं उनसे? अच्छे हैं सर, मतलब एक दूसरे घर में आना जाना होता है। कभी बात बात में उनके सामने मुंह से निकल गया घर में जो बंद अलमारी पड़ी है उसमें इतने ज्यादा पैसे? नहीं सर, नहीं। तुम दोनों को मालूम था कि उस अलमारी में इतने ज्यादा पैसे? वो हमें अंदाजा था, लेकिन हमने कभी उस बारे में बात नहीं की। कभी आप पंटोरों का पता लग गया और उस हार्दिक डीवीडी के घर का भी पता लग गया। इसका एड्रेस मैसेज कर। और सुन गोविंद, हिलना मत वहां से, मैं पहुंच रहा हूं। लो, मैंने तो पहले ही कहा था ये कबाट आफत है, आफत। अबे जो ने शू थे गो। हसमुख भाई का भी फोन था, कह रहे थे भावेश और हितेश दोनों को पुलिस रगड़ रही है। हितेश को तो रोज हाजिरी लगाने बोला है थाने में। ये रमन प्रजापति है, मेरे लड़कों ने पता लगाया। ये करता क्या है? कबड्डी है साहब। डब्बा बाटली पस्ती वड़ो, ये पुराना रद्दी पेपर वालो। ये आमिर सैयद, यही लिंबायत में इसका अंडा पाव का ठेला है। मतलब एक तरीके से सबके सब ठेले वाले ही हुए, बटुक परमार के तबके के। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। इस हार्दिक गोयल का घर कौन सा है? यहाँ से दूसरी गली है, लेकिन इस वक्त बंद है। अरे क्या आपने? नमस्ते साहब। तुम्हारे बड़वा हार्दिक गोयल अकेला रहता है यहाँ? रहता था साहब, और हाँ अकेला ही था। कहाँ से है ये? एक बार बातों बातों में उसने कहा था कि वो राजकोट की तरफ से है। कुछ बोला? घर छोड़कर क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बोला, पर आप भाई जो कहो वो सुनकर तो मेरा हार्ट फेल होने ही वाला था। कुंदन भाई ताला खोलो, साहब अंदर देखेंगे। सब कुछ समेट कर गए? साहब उसके पास ज्यादा सामान था नहीं, तो वो ले गया होगा। तो ठीक 26 अक्टूबर को घर खाली कर गया? 25 को जब मैं घर पे था तो हार्दिक आया था मेरे पास। ये आपके घर की चाबी। हम अचानक हार्दिक राजकोट लौट रहा है क्या? नहीं, सूरत के बाजू में एक नए काम की बात चल रही है ना, तो वही काम पक्का करने जा रहा हूँ। अभी क्या है ना, डीवीडी का धंधा कर करके ना मजा नहीं, अभी फिर ढंग का करना पड़ेगा ना। यहाँ तो बहुत सारी बात है, लेकिन जा कहाँ रहा है? अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सीधे मुंबई? कितना पूछते हो? मजाक कर रहा हूँ। एक बार सब पक्का होगा ना, बाद में सब बता दूंगा। चलो। अगले दिन जब वो चाबी देने आया तब भी उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो, कभी किसी को देखा हो रूम पर आते हुए? खासतौर से इस लड़की को। मैंने पहले इनको कभी नहीं देखा। तुम किसी बटुक परमार को जानते हो? नहीं साहब। एक पायरेटेड डीवीडी वाला, एक सेकंड हैंड कपड़ा बेचने वाले, एक कबाड़ वाला, एक चाबी वाला और एक अंडापा वाला, ये पांचों मिलकर लाखों का चूना लगा गए और कोई हिस्ट्री नहीं। सूरत में भी नहीं मिली सर, राजकोट भी डिटेल्स भेजी, लेकिन अब तक वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये पांचों सड़क पर अलग अलग धंधे करते थे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, पर फिर भी क्राइम ब्रांच की एक्टिंग, आईटी वालों की एक्टिंग कैसे? ये सारे के सारे बटुक परमार के तबके के ही हैं सर, उसी ने ट्रेनिंग दी होगी। और ये भी हो सकता है सर परिवार को कुछ पता ही ना हो, ये बटुक सोलो खेल रहा हो। ये अरविंद पारेख और उसका बेटा धीरज पारेख, इनका भी मकसद तगड़ा है। सर ये गैंग सोलो सिंगल खेल गया हो या मिक्स डबल खेल गया हो, या ये सब के सब एक ही टीम है और मिलकर हमारे खिलाफ खेल रहे हैं? जो भी है, अभी तक तो हर गेम यही जीत रहे हैं। सर, हितेश की ट्रैकिंग में कुछ काम का निकला है। जल्दी बोलो रुचिका, हमें इस केस में अब ब्रेक थ्रू मिलना ही चाहिए। सर ये फोटोज।
सर ये है नवीन मकवाना, ये है सूरज जेठवा और ये दोनों हितेश के काफी अच्छे दोस्त हैं। ये हितेश क्या करता और ये दोनों? से हितेश और उसके ये दोनों दोस्त जुआरी हैं, पत्ते, क्रिकेट में सट्टा, इसमें ये तीनों अक्सर पैसा हारते रहते हैं। मतलब यूं कहिए कि जुए में ये तीनों मैट्रिक फेल हैं। और अभी ग्रेजुएट हो गए हैं ये कांड करके। सर इस हितेश परमार का मैंने 3 दिन पीछा करवाया, इसे यहाँ बुलाती रही पूछताछ करने के लिए, ये देखने के लिए कि अपने बयान को कितना चेंज करता है। सर एक बात सामने आई, यहाँ से निकलते वक्त ये हितेश परमार एक खास तरीका अपनाता है। सर जब ये हितेश परमार यहाँ आता है पूछताछ के लिए, सबसे पहले ये अपना फोन स्विच ऑफ करता है और यहाँ से निकलते ही फोन ऑन करता है और इसकी बात शुरू हो जाती है लगातार। तो सर मैंने इमरजेंसी बेसिस पे इस हितेश परमार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। तीनों दिन थाने से निकलते ही नवीन मकवाना को कॉल करता है। कुछ तो झोल है, तगड़ा गड़बड़। आई थिंक हमें इन तीनों को उठाना चाहिए और खूब कूटना चाहिए। इन तीनों के ऊपर सरप्राइज अटैक करते हैं, सीधा रेड। उनसे कहते हैं कि हमारे पास उनके खिलाफ ठोस सबूत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो लोग कुछ भी जानते हैं तो इस केस में हमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है सर। साहब पहली बात तो ये कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि बटुक परमार के घर जो नकली रेट डाली गई इनकम टैक्स की, जिसमें लाखों लूटे गए, उनमें से एक हिस्सा तेरा भी है। और इस बात के हमारे पास ठोस सबूत है। क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम आज सोचे, हाँ जितनी बार आपने बुलाया उतनी बार इधर आया मैं ईमानदारी से। हर बार आपने वही 5 स्केच दिखाए। मैंने कितनी बार बोला कि मैं नहीं जानता हूँ इन लोगों को। लेकिन नवीन मकवाना तो कह रहा था कि तू जानता है उन 5 को। नवीन ऐसा क्यों बोलेगा, मैं जानता ही नहीं उन लोगों को। थाने से बाहर निकलते ही हितेश अपना फोन स्विच ऑन करता था, और फिर तुम्हें क्या बोलता था? पुलिस सिर्फ उन 5 पर शक कर रही है, हम सेफ हैं। ये हम सेफ है का क्या मतलब साहब? तक सबूत है इस बात के कि हितेश थाने में आते ही अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करता था और यहाँ से निकलते ही स्विच ऑन क्यों करता था। गेम ओवर। साहब आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मुझे ये रेड वेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सूरज बता दे, नवीन मकवाना और हितेश परमार को क्या हिस्सा मिला, और सबसे बड़ा हिस्सा किसके हिस्से में आया? हार्दिक, कल्पना, रमन, राजू, आमिर, सब ने तुम्हारा नाम लिया। और रही हार्दिक की बात, उससे तो तेरा डायरेक्ट कनेक्शन। साहब ये नामुमकिन है। क्यों? क्या लगता है तुम्हारे दूसरे फोन के बारे में हमें कुछ नहीं पता? हम सबके फोन हमने टैप कर रखे। तेरी और हितेश की जितनी भी फोन पर बात हुई है ना, सब रिकॉर्डेड है। उस रिकॉर्डिंग में वो साफ साफ कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि पुलिस की तफ्तीश अब ठंडी पड़ चुकी है, वो हार्दिक तक तभी नहीं पहुंच पाए। साहब आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। कैसी बात है? ऐसे जैसे रोज बात होती है। हितेश बोल रहा था क्या हुआ क्या नहीं, क्यों उसे बुलाया जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं साहब। हितेश झूठ बोल रहा है तू। तेरे और नवीन के बीच की बातों की रिकॉर्डिंग सुनाऊं मैं? सुनाऊं? हमने तुक्का फेंका था, सही में तुक्का, लेकिन तुक्के से ही तीर सीधा निशाना चीर गया। एक बात पहले ही बता दो, प्लान पूरा बताना, आधा अधूरा नहीं, समझे? चलो हो जा शुरू। कसम से बोल रहा हूँ साहब, हमें रेड वेट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हम तो बस चोरी का सोच रहे थे। चोरी का प्लान था? प्लान था साहब, लेकिन फेल हो गया। नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ बोल हितेश, शू थયું? यार नवीन, अपना प्लान का रॉकेट तो फुस हो गया यार, उड़ा ही नहीं। कोई और 5 लोग आए और पासूत्री बॉम्ब फोड़ के चले गए। अरे हाँ मैंने खबर पड़ी यार कि 5 लोग थे फर्जी रेड में, लेकिन साले थे कौन? अरे 5 लोगों के हाथ से बनी फोटो दिखाई मैंने, जो कोई हार्दिक गोहिल करके है और उसके साथ एक लड़की है कल्पना पाठक, और राजू करके कोई है, साथ में 2 लोग और भी हैं, पर पुलिस को उनके नाम नहीं मिले अभी तक। यही तो बात होती थी ना हमारी साहब, हम तो बस प्लानिंग में ही रह गए और कोई और चिड़िया खेत चुप कर उड़ भी गई। हम ये कबूल करते हैं कि हमने इसके बड्डू काका के घर को लूटने का प्लान बनाया था।
हितेश, आज छठा दिन है हम यहाँ लुक्कों की तरह बैठे। तेरी दादी का गोंद लाकर बैठी है क्या घर में? हर साल दिवाली पे दादी लोगों के घर मिठाई और फरसान बनाने जाती थी। इस साल ही दादी को रिटायर होना था। हम लोग ना आराम से अंदर जाते, उसके बाद जाके ना हम और नवीन दादी को बातों में लगा के रखेंगे। तू अंदर जा, कबाड़ तोड़, माल निकाल, लेके फुट ले। क्या बोलते हो? गांडा जैसी बात नहीं कर। अंदर जाते हैं, माल निकालते और फुट लेते हैं। सारा शक हम पे ही आएगा, हम पकड़े जाएंगे। मैं 17 अक्टूबर को बट्टू काका के घर गया था, कबाड़ की फोटो खींची, चाबी बनवाने वाला था ताकि तोड़ना वड़ना ना पड़े। ओए हितेश, अभी दिवाली है, हाँ? मकर संक्रांति बहुत दूर है। पतंग जरा खींच के रख, इतनी ढील मत दे। साहब लेकिन हितेश ने तो मुझे चाबी वाली बात बोली ही नहीं थी। हाँ साहब, और इसने मुझे भी नहीं बताया था ये बात। सर, शायद ये तीनों अब भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग हमें इसी तरह गोल गोल घुमाते रहेंगे, हमसे बातें करते रहेंगे और इस सब से बच कर निकल जाएंगे। हमने घुमाना शुरू किया ना तो तुम लोग झेल नहीं पाओगे। साहब सच बोल दिया जो भी था। तब तो तू झूठ बोला था। जब मैंने पूछा था कि तुझे कैसे पता कि कबर्ड में पैसे पड़े, तब तो तू बड़ा गाय बन रहा था, बोला मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब बता, कैसे पता कि कबर्ड में पैसे पड़े थे? ये लूटने का आइडिया किसने दिया था? और ये किसने कहा कि तुम्हारे बटुक काका अली बाबा है और उनके घर में खजाना है? भावेश ने बताया नहीं। अरे हितेश, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे होने तो चाहिए। ए भावेश, बट्टू काका ने जो तुझे दिलाए थे अरविंद सेठ से 4 पेटी, उसका क्या? अरे वो तो सट्टे में चले गए, डूब गए साले। अरे लेकिन तू कल ही तो रोकड़ा लेके आया था ना उनके यहाँ से। क्या लेकर आया था? और अगर लेकर आया भी था तो तुझे क्यों दूं? लौटा दूंगा फटाफट। आपने भाई। हितेश, मैंने बट्टू काका से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। वो बोले अरविंद सेठ से जाके मांग ले। अरे अरविंद सेठ से मैंने खुद फोन पर बात की, उनका भी जवाब वही था। तो यहाँ मेरे लगे पड़े हैं। और अच्छा हितेश, सांभर दे, तू जाके बट्टू काका से थोड़े पैसे मांग लेना, और अगर तुझे मिल जाए ना तो थोड़े मुझे भी दे देना। अरे लेकिन वो क्यों मिलवाएंगे मुझे अरविंद सेठ से? अरे अरविंद सेठ जाए तेल लेने, बट्टू काका के खुद के पास बहुत सारा रोकड़ा है। शू बात करे छे, गांडो થઈ ગયો છે તું। अरे उनके घर के अंदर के कमरे में वो बंद कपाट है ना, उसमें तगड़े नोट है, किलो के हिसाब से। भावेश को कैसे पता चला कबाड़ में पैसे हैं? अरे काका आप ही ने बोला होगा ने। लेकिन वो पैसे मेरे नहीं हैं। मालूम है, आपके होते तो खैर। काका 10-20 हजार दो ने, लौटा दूंगा जल्दी। सुनाई कम देता है तो कान में तेल डाल। वो पैसे मेरे नहीं हैं, अरविंद सेठ के हैं। कबाड़ भी उनका है, ताला लगा है, चाबी भी उनके पास है। चाबी बनाने में कितना टाइम लगता है काका? नाम बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है हितेश। ईमानदारी से कुछ काम कर, और ऐसी फालतू बातें करना ही मत, सोचना भी मत। अब भी झूठ? सच है साहब, सब कुछ सच सच बोल दिया ने। हमने लूटने का प्लान बनाया लेकिन लूट नहीं पाए, वहां भी किस्मत खोटी साली। पहले ये हितेश, नवीन और सूरज मिलकर लूटने का प्लान बनाते, फिर अरविंद पारे के घर पर असली रेड होती और बटुक परमार के घर पर नकली, और फिर अलमारी साफ। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर ये तीनों अब भी कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो बहुत बड़ा झोल है इनमें। वो हितेश, ये कबाड़ का फोटो लिया, चाबी बनाने वाला था, सब तू क्या फेंक रहा था अभी? गांडोच है? फेंका नहीं रे, सच में सोचा था। अरे साला, हम लोग को क्यों नहीं बताया तू? बताने से पहले कांड हो गया ना, फिर क्या बताता? इन लोगों का चोरी का प्लान हर बार फेल हो रहा था, तभी अरविंद पारेख के घर हुई असली रेड के बारे में इनको पता चला होगा, आइडिया आया होगा नकली रेड का। और उन 5 लोगों की गैंग शायद इन्होंने ही तैयार की होगी, शायद ट्रेनिंग भी इन्होंने ही दी होगी। 5 को ना सही, इनमें से कम किसी एक को तो तैयार किया ही गया होगा, जो है इस गिरोह का लीडर हार्दिक गोहिल। 50 रुपया में 50 पूछे 50 रुपया बेचने। ए धंधे के टाइम खोटी मत कर। हाँ तू जा यहाँ से। धंधे की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग करेगी। डीवीडी का धंधा छोड़ के तू फिल्म बनाएगा? फिल्म नहीं बनाने वाला हूँ, रुपया छापने वाला हूँ। हाँ, अरे वो भी जैसे वैसे नहीं, ओए छोटे मोटे नहीं, तगड़े रुपए, सॉलिड। इनकम टैक्स अफसर की एक्टिंग। हार्दिक भैया, तूने कभी मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा है कि नहीं? रमन, ढंग के कपड़े पहनेगा और कम बोलेगा ना तो निकल जाएगा अफसर के रोल में। भाई ये हमारू काम नहीं, फिल्म की स्टोरी लिख रहा है के? स्टोरी नहीं, अपनी तकदीर लिख रहा हूँ। तू बोल नहीं, तेरी तकदीर भी लिख देता हूँ। डुप्लीकेट ओरिजिनल के बिना नहीं बनती है ना हार्दिक।
अब बिना ओरिजिनल के कैसे बनाऊंगा? ये राजू, लोगों की ओरिजिनल चाबी खो जाती कि नहीं? इसी में तो अपनी सबसे ज्यादा कमाई है ने भाई। लेकिन उसके लिए पहले दरवाजा देखना पड़ेगा, पछी ताला देखना पड़ेगा, पछी माप लेना पड़ेगा, नहीं पछी चाबी बनाना पड़ेगा। कबाट है कबाट, और बाहर कोई ताला है ही नहीं। कबाट के अंदर ताला है। तोड़ फोड़ नहीं करने का, एकदम नजाकत से दरवाजा खोलने का और निकल जाने का। डाका वाका डालने का प्लान तो नहीं है? नहीं, डाका कौन डालते? चोर लोग। हम लोग तो अफसर लोग हैं, अफसर लोग। ये पुलिस की वर्दी पहन के किसी से हफ्ता वसूल करने का क्या? एक बार हफ्ता वसूल करेगा तो जिंदगी का एक हफ्ता बदलेगा। ज्यादा से ज्यादा तू देसी की जगह पे विलायती पिएगा। बे आमिर, थोड़ा हाइट से ऊपर का सोच, थोड़ा बड़ा सोच। बड़ा बड़ा बोले तो कितना बड़ा? एक ही झटके में सारी जिंदगी की कमाई अंदर। देखो, इसमें हॉलीवुड की पिक्चर भी है और इसमें बॉलीवुड की पिक्चर भी है। एकदम ध्यान से देखना। ए हार्दिक, ये क्या धंधे के टाइम पे तू पिक्चर दिखा रहा है, वो भी नौटंकी सीखने के लिए? पैसे देगा इसके? अरे पैसे कमाने के लिए तो दिखा रहा हूँ। ये देखेगी तभी एक्टिंग सीखेगी ना। देखकर सीखना क्या है? वैसे नागिन डांस ना मैं सब हीरोइन से अच्छा करती हूँ, करके दिखाओ। बचा के रखा, छापे के बाद पार्टी में कर लेना। ए हार्दिक, लेकिन ये छापा कैसे पड़ता है हमको किधर पता है? अरे ये देखेंगे और सीखेंगे छापा कैसे पड़ता है। इन लोगों ने टीम बनाई होगी, फिर रेड डाली होगी, फिर सोचा होगा कि ये कंप्लेंट ठोक देते हैं, रिकॉर्ड में रहेगा। और उसके बाद हर कोई नौटंकी किए जा रहा है, कहानियां पे ले जा रहे हैं। ये तीनों, हितेश, नवीन और सूरज, हमें अपने गोलमाल में गोल गोल घुमा रहे हैं। अब थोड़ी सर्कस जरा हम भी इन्हें दिखाते। तोड़ो इन तीनों को, अच्छी तरह से तोड़ो। इस लूट का प्लान इन तीनों ने आगे किया होगा। अब इस केस का ब्रेक थ्रू भी हमें ये तीनों से मिलेगा। हितेश, नवीन, सूरज, उठो। एक तरफ हम हितेश और उसके साथीदार नवीन और सूरज के साथ निपट रहे थे, और दूसरी ओर मामला और गरमा रहा था। बटुक क्या है? जय श्री कृष्ण हसमुख भाई। बटुक, चोरी तेरे घर में हुई है और घर मेरा उजड़ रहा है। वो पुलिस हितेश से मिलने भी नहीं दे रही है। पर हसमुख भाई, बुरी नजर तो रखी थी ना हितेश ने, और हम क्या यहाँ मजे में हैं? पुलिस हम पर भी तो शक कर रही है ना। और बापूजी, हमने कभी भावेश भाई और हितेश भाई का नाम भी नहीं लिया। बात समझाना इन्हें, केस पाछो ले ले। अरे पैसा तो अरविंद भाई का था, उन्होंने बेवकूफी की यहाँ रखने की, लेकिन फंस गए हम सब ना बेकार में। हसमुख भाई, केस वापस लेने का क्या मतलब है? केस में थोड़ी करियो छे, अरविंद भाई करियो छे। तो अरविंद भाई ने समझा ने। दिवाली के माहौल में पूरी मनहूस छाई हुई है और मेरा बेटा वहां जेल में सड़ रहा है। अरे बटूक, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस तो अपना काम करेगी ही ना। और पता चला ये हितेश तो तुम्हारा घर लूटने वाला था। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है हितेश। और ऊपर से पुलिस तो मेरे पर ही शक कर रही है कि मैंने फर्जी रेड करवाई है, ये तुम्हारे भतीजे भावेश और हितेश को कमीशन देकर। अरविंद सेठ, सबसे बुरी दिवाली साबित हो रही है। हमारे दोनों घर में दिए नहीं, आग जल रही। अब ये आग सिर्फ पुलिस ही बुझा सकती है। बीच में पड़ोगे तो आग में तेल डालने जैसा होगा। मैं ये केस वापस नहीं ले सकता। हसमुख भाई, वो अरविंद सेठ कह रहे हैं कि केस वापस नहीं ले सकते। मैं सब समझता हूँ बटुक, तुझे अरविंद भाई की पड़ी है, लेकिन अपने भाई, भतीजे और अपने परिवार की नहीं पड़ी है। कहीं छापा तो तूने नहीं पड़वाया, बस मेरे बेटे को फांसने के लिए। बस यही बाकी था। आप भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सब ना बटुक भाई ने ही करवाया। पहले लूट का प्लान बनाया, तब क्या करता? कह देता कि घर में चोरी हुई है। फिर उससे भी आगे का सोचा, अच्छा ड्रामा रचा कि रेड पड़ी है। वो तो अच्छा हुआ कि वो पुलिस ने हितेश को पकड़ लिया। वो हितेश है ना 100% भागीदार है बटुक भाई के साथ ये सब में। अब जब पुलिस सब सच उगलवाएगी ना, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देखना। जो लीड हमारे हाथ लगी थी और जिस दिशा में हमारी तहकीकात आगे बढ़ी थी, वो लीड भी सही थी और वो दिशा भी सही थी। वक्त जरूर लगा, उन्होंने हर तरह की कहानियां बनाने की कोशिश भी की, पर आखिरकार सच के दबाव जैसा कोई दबाव नहीं। सर, मैंने चोरी का प्लान कबूल किया ने, ये काफी नहीं है क्या? हाँ, कैसे काफी होगा? चोरी नहीं हुई है, छापा पड़ा है, फर्जी छापा। ना तो पैसे वापस आए और ना ही छापा मारने वाले। छापे का प्लान हमारा नहीं था ने साहब। तो फिर किसका था? बोल। तो उन 5 लोगों को अच्छी तरह से जानता है हितेश? नहीं साहब, नहीं। मैंने तो 26 तारीख को खबर पड़ी रेड के बारे में। अच्छा, कैसे?
हमने तो कोई इश्तेहार नहीं दिया था। नवीन से। फिर से बोल। नवीन से। क्या बोला? नवीन ने बोला कि बट्टू का घर में रखे हुए पैसे लूट लिए गए और हम तीनों को भी हमारा हिस्सा मिलेगा। लूट हो गई? क्या बात कर रहे हैं नवीन? कैसे लूट हो गई? अरे तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? हम तीनों को हिस्सा मिलने वाला है इसमें। कौन देने वाला है हिस्सा? अरे बोलना, कौन देगा हिस्सा? फिर बाद में मैंने खबर पड़ी कि काका के घर में नकली रेड हुई। फिर मैंने 2 और 2 मिलाया। अब तू सारा किया कराया नवीन के माथे मर रहा है? हाँ? नहीं, नवीन के सर नहीं मर रहा हूँ। आप सूरज से भी पूछ लीजिए। नवीन से हम लोगों ने कितनी बार पूछा, उसने कैसे 5 लोगों को खड़ा किया, कैसे छापा पड़वाया, अब तक उसने कुछ नहीं बताया। देख नवीन, इस हितेश की तो हमने हवा टाइट कर दी। अब अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया ना, तो तेरी भी हवा ऐसी टाइट करेंगे कि जिंदगी भर याद रखे। साहब लेकिन मैंने छापा नहीं मरवाया। एक बात समझ ले, यहाँ पे कोई वॉलीबॉल का मैच नहीं हो रहा जो एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे हो। सब कुछ सच सच बोल दे। कोई भी कहानी बनाई ना, इस बार दिवाली पे बम नहीं, तुम दोनों को फोड़ेंगे। अब मैं उन 5 को नहीं जानता साहब। मैं बोलता हूँ हार्दिक गोयल को मैं जानता हूँ साहब, लेकिन मेरे उससे बात सिर्फ लूटने की हुई थी, छापे वापे की बात नहीं हुई उससे साहब। क्या फायदा तेरे पिक्चर का एक्सपर्ट होने का हार्दिक? कोई पिक्चर में ऐसा कोई तो आइडिया दिखाया होगा ना घर लूटने का। तू बिल्ला मैंने किए कि कबाड़ में पैसे कितने? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि वो पैसे अरविंद सेठ के, जिनका पार्ले पॉइंट में ज्वेलरी का शोरूम है। बहुत कड़क पार्टी है यार, जौहरी लोग हैं। पैसा हजारों में तो होगा नहीं, उनका दिन का गल्ला है ना लाखों रुपए का। लक्ष्मी माता के चरणों में पहुंचने के बहुत सारे रास्ते दिखाए गए पिक्चर में। एक तरीका है जमीन में सुरंग करके, दूसरा तरीका है डायरेक्ट पाइपलाइन से जो कबाड़ में निकल। कई गुना ज्यादा हमारा हाथ लगा है। तो अरे भाई उसी हिसाब से तुम्हारा भी हिस्सा रेडी किया है। जल्दी बोलो कहाँ मिलना है। सुबह सुबह देसी दारू के नशे में तो नहीं है ना हार्दिक? ये करार रे, बड़े बड़े नोटों का नशा चढ़ा हुआ है। चलो घर तुमने दिखाया था ना, इसलिए एक हिस्सा तो तुम्हारा बनता ही है। आज के आज मिल और अपना हिस्सा ले ले। कांग्रेचुलेशन। वे नवीन क्या टिप दी थी भाई। ये ले, तेरे हिस्से का 7 लाख बनता है। हैप्पी दिवाली। सुआचे हार्दिक केवी रीते करेंगे ऐसे? हार्दिक ने कभी बताया नहीं कि उसने कैसे किया ना। मैंने हितेश और सूरज को बताया कि कैसे हुआ, बस ईमानदारी से बता दिया कि हमें 7 पेटी का हिस्सा मिला है, जिसे हितेश और सूरज थोड़ा थोड़ा करके लेते रहे मुझसे। फिर जैसे ही आप लोगों ने हितेश को पकड़ लिया तो हितेश ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि वो अपने हिस्से का पैसा बाद में लेगा। तो हितेश यहाँ पे हर रोज आने से पहले अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करता था? ताकि जब वो यहाँ हो हम उसे गलती से फ़ोन ना कर ले, कुछ पूछ ना ले उससे। तेरे फोन रिकॉर्ड्स में हार्दिक को किए हुए कॉल्स हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? क्योंकि सब इस पूरे काम के लिए मैं दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। हार्दिक गोयल कहाँ मिलेगा? बस इतना जानता हूँ कि उसकी माँ अहमदाबाद रहती है। बोलो भाई, कौन चाहिए? एक फिल्म की डीवीडी चाहिए। चोरी वोरी की होगी तो भी चलेगी। हॉलीवुड है कोई? अच्छा, ऐसी कोई चकाचक फिल्म है आपके पास जिसमें वो नकली छापा पापा मारा जाता है घर पर? आप लोग कौन है? क्राइम ब्रांच असली। 40 लाख? हाँ सर। हार्दिक कह रहा है कि उसने 2 लाख खर्च कर दी। और सर हार्दिक ने 7 लाख रुपए दिए नवीन मकवाना को। टोटल हो गया 49। मतलब सर सिर्फ 11 लाख बटे इन चारों के बीच में। ये हार्दिक फर्जी टीम के ड्रामे का हीरो है। चल कर जरा इसी से पूछते हैं कि आखिर ये गणित है क्या। सलाम साहब। सबसे पहले तो सॉरी साहब, आपके डिपार्टमेंट का नाम यूज किया है। कोई बात नहीं, उसकी ठुकाई अलग से होगी और रसीद भी कटेगी। बैठ। पहले ये बता कि तेरी पिक्चर की हीरोइन कल्पना
और ये तीनों साइड हीरो रमन, राजू और आमिर, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? इधर ही होंगे साहब, सूरत में ही। थोड़ा आगे बढ़ जाते कि यहाँ से, इतना तगड़ा माल हाथ लगा है तो थोड़ी बहुत ऐश तो बनती है ना साहब। तो तुम लोगों की ये ऐश हो कहाँ रही है, हमको भी तो बता दे। सर कुल मिलाकर 1,97,00,000 बरामद हुए, कुछ लाख इन लोगों ने उड़ा दिए। और सर बटुक परमार और उसकी फैमिली के मोबाइल भी मिले। मतलब टोटल रकम जो लूटी गई वो थी 2,17,00,000 रुपए। और अरविंद पारेख ने हमें क्या बताया? मैं 60 लाख। खुद के पैसे गिनने में इतनी बड़ी गलती? पापा पूरी गैंग पकड़ी गई क्या? हाँ दिख रहा, और लगभग सारा पैसा भी बरामद हो गया। हितेश को हिस्सा मिला उसके दोस्त नवीन से, उसे सब पता था। तुम दोनों को भी पता था? बात करो जो पप्पा, कबाट में इतने सारे पैसे हैं, मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था पापा। अरे मुझे तो सोचकर ही चक्कर आ रहा है कि हमारे घर में उस कबाट में 2 करोड़ जितने रुपए पड़े थे। तुझे पता था? नहीं बा। अरे शुक्र मनाओ कि फर्जी छापा था और हमें बेवकूफ बना के चले गए। लेकिन असली लुटेरे चोर आते थे तो 2 करोड़ रुपए के लिए हम सबको खत्म कर देते थे, समझे? इसमें कोई शक नहीं कि इस पिक्चर में लीड रोल तेरा था, पर कहानी भी तो किसी ने लिखी होगी ना। कोई डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उनका नाम भी तो सामने आना चाहिए ना। साहब सिर्फ स्टोरी का आइडिया नवीन का था कि अरविंद सेठ का काफ़ी माल बटुक भाई के घर में पड़ा है, उसे लूटना है। बाकी पूरी पिक्चर वन मैन शो। कैसे कर लिया? किसी का असिस्टेंट थे या फिर कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली? ट्रेनिंग कहाँ पर पड़ेगी साहब, गॉड गिफ्ट। एक लव्य की तरह सारे गुरुजनों की सब पिक्चर देखी, एकदम एक एक सीन बराबर से याद किए कि बटुक भाई को कैसे लूटना है, और बिना किसी खून खराबे के। और ये इनकम टैक्स का आइडिया ये किसने दिया? साहब मैं बटुक भाई और अरविंद सेठ दोनों का पीछा कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तब अरविंद सेठ के यहाँ पे सचमुच इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो उसकी खबर मुझे लग गई। मैं इंतजार कर रहा था अरविंद भाई का कि कब वो नीचे आएंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं। वो सब साहब लोगों की मैंने बातें भी सुनी, वो लोग बोल रहे थे ना घर के छापे से कुछ हाथ आया, ना उनकी दुकान के छापे से। ये छापे का आइडिया एकदम सरस लगा, लूट बूट से कई गुना आसान और मजेदार भी। सर फिर मैंने कास्टिंग की अपने आजू बाजू के लोगों में से, तो ये 4 न्यू कमर्स मिले जिनमें भूख थी कुछ कर दिखाने की, तो मैंने मेहनत की इन लोगों पे। ये नालायक बाहर जा। सारी टीम को छापे के लिए पूरी तरह से तैयार किया। अब हम बिल्कुल तैयार थे एक्शन के लिए। मेहनत रंग लाई साहब। बटुक भाई को साथ में ले जाना ये भी तेरी स्क्रिप्ट में लिखा था क्या पहले से? हाँ साहब, हार्दिक ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया था और चाबी पिलाई थी बटुक भाई को। तुम लोग बटुक भाई को जिस रास्ते पर लेकर गए थे, बटुक भाई ने वो रास्ता दिखाया। मैं एक चाय वाली मिली, पर उसने कहा कि तुम लोग वहां नहीं आए थे। वो चाय वाली भी तेरी एक्टर थी क्या? फर्जी चाय वाली? नहीं साहब, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। फर्जी चाय वाली? अरे हमने तो गाड़ी असली चाय वाले के पास रोकी थी ना। किस रूट से गए थे तुम लोग? गाड़ी किसकी थी? जिस रूट पर हार्दिक गोहिल और उसका गिरोह हमें लेकर गया, वो बटुक के बताए रूट से बिल्कुल ही अलग था। जिस चाय की दुकान पर वो रुके थे, वो बटुक की बताई गई चाय की दुकान से काफी दूर थी। इस फर्जी छापे के ऑपरेशन में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, वो किराए की। हमने उस गाड़ी को हिरासत में ले ली। बटुक जी, आपने हमें जो जो बताया था सब सही था, लेकिन जो रास्ता बताया था वो रास्ता सही नहीं था।
गलती से हुआ होगा साहब। मैं इतना डरा हुआ था ना, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला साहब। आपने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आपके सेठ ने, अरविंद सेठ ने जरूर झूठ बोला। टोटल कलेक्शन 2,17,00,000, उसमें से 7 लाख दिए राइटर नवीन को और बाकी की पूरी रकम पूरी यूनिट में बांट दी। बोलो ना भाई, किसको कितना मिला? हाँ साहब, ये हार्दिक टपोरी और चिरकुट है लेकिन ईमानदार है साहब, सबको बराबर दिया साहब। हाँ साहब। सबको बराबर मतलब 42? हाँ साहब, पूछो ना इनको, दी नहीं है? हाँ साहब। मुझको साहब देखो, एक तो किसी को मारा बारा नहीं, बराबर, कोई खून खराबा नहीं, ऊपर से ब्लैक मनी। हम लोगों ने 5 हिस्से तो किए ही थे, आप तीनों को मिला के 8 हिस्से कर लेते हैं। आपकी दिवाली भी हैप्पी हो जाएगी, मान जाओ ना साहब। लक्ष्मी जी की सौगंध खा के कहता हूँ, हम 5 में से कोई मुंह नहीं खोलेगा। नहीं खोलेंगे सर, नहीं। हार्दिक,